एक्सरसाइज 1 में 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है। देखिए 10 क्या कह रहा है आपसे, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एडेड विद हाउ मच 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वैक्यूम फ्लास्क। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास और आपने क्या किया 200 ग्राम वाटर इनिशियली एट 70 इन वैक्यूम फ्लास्क। ठीक है भाई, तो देखो वैक्यूम फ्लास्क के अंदर कितना है हमारे पास बताइए, 200 ग्राम वाटर है। इसका टेम्परेचर है आपके पास 70 डिग्री और ये आइस आप ऐड कर रहे हैं। पहला कंडीशन तो ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करा है, व्हेन 50 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड। अच्छा, दो अलग अलग कंडीशन है। पहले हमने कितना ऐड किया है 50 ग्राम ऑफ आइस। तो 50 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड एंड हैज अ all melted and the temperature of the flask contains is how much 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद उसने आपको एक और कंडीशन दी है क्या फाइंड आउट करने के लिए कि व्हेन अ फर्दर 80 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड एंड ऑल इज मेल्टेड द टेम्परेचर ऑफ द होल इज हाउ मच 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट, मतलब लेटेंट हीट कैपेसिटी बतानी है आपको। तो एक बार बताओ, इसमें दो कंडीशन पता है क्यों दी है? क्वेश्चन तो एक से भी सॉल्व हो सकता है। एक बात बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ ये वाटर हो और आइस हो, ये दोनों हीट एक्सचेंज करें तो क्या हम एक इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, पहले उसने क्या बोला है कि 50 ग्राम ऐड किया है और फिर फर्दर 80 ग्राम डाला है, तो टोटल कितना हो गया 130 हो गया। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। आपको पता है कि आइस का इसके साथ टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आपको पता ही है, तो मोलर हीट कैपेसिटी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दो बार कंडीशन देने का मतलब, ये जो फ्लास्क है ना, हमें नहीं पता कि इसका m इंटू एस कितना है, यानी इसका m और s कितना है। तो आपने किसका एज्यूम किया, फ्लास्क का। तो मुझे बताइए फ्लास्क भी कितने टेम्परेचर पर है 70 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास इसमें मैंने कितना ऐड किया 50 ग्राम, किसको ऐड किया आइस को, और ये m है ये s है, इसमें कितना है 200 ग्राम वाटर है, और फाइनल टेम्परेचर कितना, फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं क्या, इधर आपका जो आइस है वो हीट लेगा और ये सिस्टम हीट देगा, और हीट लेना और देना बराबर है। तो मैं ऐसे लिखूं लेना और देना, या डायरेक्ट टोटल जीरो करूं, टोटल जीरो कर दें। तो मुझे बताइए आइस जो है वो हीट रिसीव करेगा, कितना करेगा 50 ग्राम इंटू LF, ये रिसीव करेगा प्लस में। ओके, प्लस इसको कहां तक जाना है, इसको 40 डिग्री तक जाना है, प्लस M SW डेल्टा टी कितना 40 माइनस 0, ये इसने रिसीव किया, प्लस अब कौन दोनों रिजेक्ट करेंगे, ये और वो, तो 200 ग्राम वाटर है ना, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW, इसका चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस 70 प्लस M इंटू एस इंटू 40 माइनस 70 इक्वल टू 0। पहले बताओ ये कंडीशन सबको समझ में आ गई क्या? फर्स्ट इक्वेशन, ये आइस ने ये हीट लिया प्लस ये लिया, प्लस इसने रिजेक्ट किया है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसने भी रिजेक्ट किया है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, इक्वल टू 0। अभी इसमें ये चीज अननोन है और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अब सेकंड केस, कितना मिक्स किया
80 और मिक्स किया तो टोटल आपने 130 मिक्स कर दिया। तो अगर हम 130 को 50 डिग्री पे लेके चले, कहां पे, 0 डिग्री पे, 150 130 को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलो, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 10। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 130 तो आइस के पास हो गया, 130 LF प्लस 130 SW डेल्टा T 10 माइनस 0 प्लस 200 SW कितना, 10 माइनस 70, पूरा इनिशियल से ले रहा हूं मैं, प्लस M इंटू एस इंटू 10 माइनस इक्वल टू 0। मुझे एक बार रिप्लाई कर दो, ये इक्वेशन सबको समझ में आई? आइस ने इतना हीट लिया है ना, अब आपके पास अननोन कौन है, MS। ऐसा करो, इधर राइट हैंड साइड में ले जाके इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो आपका M इंटू एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग SW आपको पता है 1 कैलोरी तो वहां से आप LF एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? तो सेकंड इक्वेशन मैंने पूरा शुरू से लिया है, 130 ग्राम ऑफ आइस, 130 ग्राम ऑफ आइस विल रिसीव 130 इंटू LF प्लस 130 S डेल्टा T, तो 0 से 10 तक गया, प्लस आपका 200 ग्राम वाटर है, वो 10 पर आया है, था 70 पे, हम इनिशियल से ले रहे हैं कंडीशन, प्लस ये कंडीशन, तो फाइनल इक्वल टू 0। यस और नो? आप चाहो तो सेकंड सिचुएशन से भी आगे बढ़ सकते हो, उसके लिए फिर कैलकुलेशन के स्टेप्स बदल जाएंगे। क्लियर है सबको? MS इसलिए लिया है क्योंकि उसने हमें 2 कंडीशन दी है, वरना तो हमारा, एक बात बताओ, LF एक ही इक्वेशन से कैलकुलेट हो जाता क्या? तो इसमें SW तो हमें पता ही है, फिर हमें 2 कंडीशन दी जा रही है, इसका मतलब हो सकता है कि जो कंटेनर है उसकी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो हम उस कंटेनर को यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हो गया? इसके बाद एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में एक बार, कौन सा, ये वापस बताएं बेटा, 3 बार तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। देखो 50 ग्राम आपने मिक्स किया, या आप अपने साथ साथ सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 50 ग्राम 0 डिग्री पे था, 50 इंटू LF इसने रिसीव किया, प्लस 50 SW डेल्टा T, ठीक है, प्लस 200 SW, ये 70 पे था, कहां तक आ गया, 40 तक, 40 माइनस 70 प्लस MS डेल्टा T, ऐसे दूसरे के लिए लिखा है। ये डस्ट मुझे ना बहुत प्रॉब्लम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, डाउट है? क्या डाउट है बेटा? इसने क्या बोला, 8 वॉल्यूम ऑफ 1, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ 2, और इन दोनों का क्या सेम है, हीट कैपेसिटी। तो आपको क्या करना है, M इंटू एस, M1S1 इक्वल टू M2S2, पहले वाले की डेंसिटी, पहले वाले का वॉल्यूम, पहले वाले का S1 इक्वल टू दूसरे वाले का डेंसिटी, दूसरे वाले का वॉल्यूम, और दूसरे वाले का S। अब उसने क्या बोला कि इट इज फाउंड दैट हीट कैपेसिटी ऑफ 8 वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू द 12 वॉल्यूम ऑफ B। तो किसी वॉल्यूम का, इसको आपने 12 V0, इसको 8 V0, इनकी रो 1 S1 आपको पता है, रो 2 S2, तो आप S1 S2 का रेशियो एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल है,
बता दूं क्या 3? देखिए 3 में क्या करना है आपको, डस्टर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आइस वाटर मिक्सचर बाय हाउ मच, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम गिवन मास के लिए ज्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम कम। तो आपको कितना वॉल्यूम डिक्रीज करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लीजिए आपने m मास ऑफ आइस को मेल्ट करा दिया, तो m मास का वॉल्यूम कितना था, m अपॉन रो ऑफ आइस, और ये बना कितना, वाटर। किसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, ये किसके इक्वल है, समझ में आई बात। तो डेल्टा वी आपको किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, और आपको पता है इनके डेंसिटी के रिलेशन, तो उससे आपको m पता चल जाएगा क्या। तो m की वैल्यू कितनी है, m इंटू रो डब्ल्यू माइनस रो आइस अपॉन रो आइस रो डब्ल्यू, हाउ मच इट इज, डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी 1 आप रख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इनको डेंसिटी में 1 ग्राम पर सीसी, ये 0.9 ग्राम पर सीसी, यहां पर रख के m की वैल्यू ग्राम में आ जाएगी, एंड योर हीट प्रोवाइडेड डेल्टा क्यू m इंटू LF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑनलाइन में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे से कि एक सम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास थ्रू 1.1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट दिस। देखिए एक कैलोरीमीटर है, इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, दैट इज 0.02 किलोग्राम। अच्छा इसमें कितना वाटर है, 1.1 किलोग्राम वाटर है। टेम्परेचर बताओ, दिस टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसमें क्या ऐड किया, स्टीम, कितना, मान लो m ग्राम स्टीम ऐड किया, इसका टेम्परेचर कितना था, ओके। अब ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इट कंटेन्स राइज टू द टेम्परेचर कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनल टेम्परेचर आपको जब दिया जा रहा है कितना है, तो क्या कहते हो 80 डिग्री तक आने तक ये जितना देगा उतना ही ये सब दोनों ले लेंगे। तो ऐसा हम करें, टोटल डेल्टा क्यू 0 कर दे। तो देखो आपका स्टीम m है ना, तो 100 डिग्री से पहले तो स्टीम क्या होगा, वेपराइज, MLV। तो ये हीट रिसीव करेगा कि रिजेक्ट, तो इसका ये नेगेटिव लेंगे, प्लस MSW डेल्टा T, 80 है ना फाइनल, 80 माइनस 100, ध्यान से देखना, ये 2 आ गया मेरे पास, ये अपने आप नेगेटिव है, इसने भी हीट रिजेक्ट किया है, ये भी हीट रिजेक्ट है। अब रिसीव कौन कौन करेगा, 1.1 किलोग्राम, तो मैंने इसको बोल दिया इधर MW बोल दिया मैंने उसको, MW SW, डेल्टा T कितना, 80 माइनस 15, इसने रिसीव किया, प्लस M वाटर इक्वलेंट ऑफ कैलोरीमीटर SW इंटू डेल्टा T, 80 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया क्या कंडीशन है, इतनी हीट इसने क्या की है, रिजेक्ट, नेगेटिव आ रहा है, ये भी रिजेक्ट नेगेटिव, ये रिसीव, ये रिसीव, तो ये टोटल हमने विद साइन लिखा है, इसको 0 कर दे। तो मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, तो देखिए m इंटू LV,
तो अगर आप सारा कुछ ग्राम में ले जाना चाहो तो ग्राम के करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूं, m इंटू एम तो आपको चाहिए यहां पर, एलवी कितना 540 प्लस यहां पर कितना है, m कॉमन ले लिया मैंने माइनस m, तो ये 20 होगा, बताओ 20, और ये एस डब्ल्यू किस में कन्वर्ट करें, किलोग्राम के करस्पॉन्डिंग, तो कितना होता है एस डब्ल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1000 कैलोरीज पर किलोग्राम। ये 540, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग इसको ग्राम में करेंगे किलोग्राम में, ये बताओ, ग्राम में कर लेते हैं, ज्यादा टेंशन ही खत्म करो ना, m इंटू 540 एस डब्ल्यू 1 माइनस 20 प्लस वाटर का कितना मास है, एस डब्ल्यू कितना 1, टेम्परेचर माइनस प्लस प्लस इसका मास 0.02 इंटू यस और नो, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, लेना और देना वो किया है। तो यहां से m आपका किस में आएगा, ग्राम्स में, मैंने पूरा ग्राम में लिख दिया है। बेटा यूनिट्स का तो ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। कहां तक हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5, 5 देखो क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज ऑब्जर्व टू बी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, फेस चेंज हो सकता है, तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है, द हीट मे हैव बीन सप्लाइड टू द बॉडी और हीट मे हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, सप्लाई करोगे तो मेल्ट कर जाएगा और निकालोगे तो, और डाउट किसमें है फिर, देखिए नो हीट इज सप्लाइड अगर हम बोलते हैं तो आप कंफर्म कर रहे हो कि कोई हीट नहीं दी गई है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एंड नो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, इतना ही दिया था होमवर्क, एक्सरसाइज 3 लेवल 1, 3 लेवल 1 का पूरा दे दिया था क्या, 2 से 6, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी पढ़ा देता हूं मैं ना, कुछ आज हीट ट्रांसफर भी चालू करना है अपने को, कर तो लिया ना आप लोगों ने, लेकिन मस्ट भी नहीं, मैं भी बोल देता तो हम यस कर देते, एक मिनट है ना, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन कर लिए थे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैसे ही खत्म हो गया, हम लोग हीट ट्रांसफर शुरू करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है, हाँ बता रहा हूं बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लो,
एक लास्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, देखिए ये कोई अलग से चीज नहीं है हमारे पास। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है ना, उसमें पता क्या है, जैसे जब हीट की कैलकुलेशन की जा रही थी ना, तब पहले नहीं माना था कि ये एनर्जी है, जनरल हीट की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इससे कैलकुलेशन कैलोरीज में की जा रही थी, किसमें। फिर बाद में क्या पता चला कि जो हीट है ना, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट हमारी क्या है, जूल। और हमारे पास जो हीट है वो हम लोग किस में कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलोरीज एक अलग यूनिट बना के सॉल्व कर रहे थे। तो बाद में इसमें जो रिलेशन निकाला गया उससे कहा गया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी है तो यूनिट सेम ही हुई दोनों। तो हमारे पास W इक्वल्स टू J इंटू एच। जैसे W तो क्या है हमारा, वर्क, और ये क्या है, हीट। पहले ये क्या थे, इनको मानते थे कि भाई ये सेम है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वर्क और हीट क्या है, सेम है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ये J है ये कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बताइए। अगर हम 1 कैलोरी की बात करें तो वो कितने जूल के इक्वल होता है, 4.18। तो जो हमारा J होता है दैट इज 4.18 जूल पर कैलोरी। तो ये J जो कांस्टेंट डिफाइन हुआ वो ये हुआ, और बाद में पता चला कि भाई ये दोनों क्या हैं, एक ही चीज है। अगर हम इनको एक्सपेरिमेंटली बात करें तो आपको ध्यान है हमने हीट को डिफाइन जो किया है, हीट को कैसे डिफाइन किया, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। तो हमने उस एनर्जी का नाम हीट रखा था। लेकिन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सपोज हमारे पास मान लीजिए कि कोई आइस है, आपने देखा उसको हम बहुत मार रहे हैं, तो मारते जा रहे हैं सपोज, और मारते जा रहे हैं तो वो मेल्ट होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसको मारने से क्या हुआ कि हम कुछ मैकेनिकल एनर्जी का क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम को मैकेनिकल एनर्जी देना चाह रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो जो एनर्जी है वो उसकी मेल्टिंग कर रही है। यानी जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी और हीट, मतलब एनर्जी और हीट सेम क्वांटिटीज हुई, लेकिन हीट का मतलब अलग होता है और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब अलग होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हीट है वो है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्क और फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप लोग व्हीकल्स देखते हो, व्हीकल्स में जितने इंजन्स में प्रोसेस हो रहे हैं ना, तो वहां पर वो सारी चीजें हैं वहां हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो ऐसा देखा गया कि जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और आप हीट को वर्क में और वर्क को हीट में इंटरचेंज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। हालांकि उसको हीट कहना सही बात नहीं है, हीट को वर्क और वर्क को हीट में तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको आइस वाला एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज हम उस पर हैमरिंग कर करके कुछ एनर्जी उसको दे रहे हैं और उससे उसकी मेल्टिंग हो रही है, तो जो एनर्जी हुई है वो एनर्जी उसको मेल्ट कराने में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बात समझे कि नहीं। तो फाइनली वर्क और हीट हमारी क्या चीजें हैं, वो एक ही चीज है। लेकिन एज ए डेफिनेशन वाइज हीट का नाम कब लिया जाता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हालांकि ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हीट इज एन एनर्जी, और एनर्जी क्या है, वर्क ही तो होता है। एनर्जी क्या होती है, वर्क होती है। तो पहले जब इनकी कैलकुलेशन की जा रही थी तो हीट और वर्क को हमने क्या माना था, अलग अलग। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलोरीज में, और उधर हम लोग जूल में, और बाद में पता चला कि ये सिमिलर क्वांटिटीज है। समझ में आई बात। तो ये इक्वेशन आपके सामने है जो ये बताता है कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है। ठीक है।
तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है, किसमें किसमें, वर्क और हीट में। तो ये इंटर कन्वर्टेबल भी हैं, हीट से वर्क किया जा सकता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो, देखो आइस क्यूब, ice cube of mass m is moving with speed v naught. V naught is speed. Suddenly the ice cube is stopped. The ice cube is stopped, and due to this due to this due to this some ice is melt, some ice is melt. If there is no loss of, if there is no loss of energy anywhere, if there is no loss of energy anywhere, then find out the mass of ice which gets melt. ठीक है, देखो अभी तक क्या होता है, जैसे ये आइस क्यूब है, इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, सडनली स्टॉप। तो सडनली स्टॉप, तो क्या हुआ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो गायब हो गई। तो हमने कहा कि ये काइनेटिक एनर्जी कोई दूसरा नहीं ले जा पाया, समझ गए। तो ये एनर्जी जो है वो पूरी तरह से लॉस हो गई, और उसके वजह से क्या हुआ कि वो एनर्जी इसी के पास पहुंच गई है फाइनली। उसमें हमने एक अजम्पशन दिया है कि दिस एनर्जी हैज बीन अक्वायर्ड बाय दिस ओनली, कहीं और नहीं गई है। तो यानी वो एनर्जी एक फॉर्म से तो चेंज हो गई, तो वो किस तरीके की एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, और वो एक मैकेनिकल एनर्जी अब इस किस में कन्वर्ट हो गई होगी। हालांकि उसको हीट बोलना सही बात नहीं है, हम लोग उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किसमें, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कितनी जल्द डेवलप हुई, तो अगर हम कहें जो एनर्जी लॉस्ट है, थर्मल एनर्जी जो बनी है, तो दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ये यहां चली गई, इस फॉर्म से कन्वर्ट होके थर्मल एनर्जी में चली गई। और ये जो थर्मल एनर्जी है वो क्या करेगी, सम मास विल बी, मान लीजिए वो एम डैश है, और एल एफ क्या है उसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एम डैश क्लियर और नॉट, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आया क्या है, समझ में नहीं आया भाई, ये एनर्जी गई कहां, किस में कन्वर्ट हो गई, उससे मेल्ट हो गया। हाँ हीट है, हीट का ही पार्ट है,
लेकिन मैंने उसको थर्मल एनर्जी शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? क्योंकि इसमें मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व हुआ है जिसकी वजह से वो एकदम से स्टॉप हो गई है। लेकिन मैंने कहा कि वो एनर्जी इसके पास से कोई दूसरा नहीं ले जा पाया। मतलब कैसे? सपोज मैं इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दूं, तो अगर ये रुक जा रहा है तो ये एनर्जी कौन लेके चला गया? स्प्रिंग लेके चला गया, स्प्रिंग में स्टोर हो गई। लेकिन अभी ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी, एकदम से आपने पकड़ लिया, उसको रोक दिया, और आप कह रहे हो कि इसकी एनर्जी कहीं भी, यानी वो एनर्जी किसके पास है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू, और उस थर्मल एनर्जी से आइस मेल्ट कर गया। कितना मेल्ट कर गया? एम डैश। तो सिंपली आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगी और उस एनर्जी को हमें हीट के फॉर्म में बोल सकते हैं। हाँ, आप उतनी दूर क्यों बैठते हो पहले तो? नहीं, तो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। कम करता तो हम क्या कर देते? अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि ये वी नॉट से कितना हो गया, वी नॉट बाई 2, तो क्या हो जाएगा? इसकी जितनी भी लॉस्ट अमाउंट है वो इसके पास चली गई। हालांकि कोई जरूरी नहीं है इसके पास जाए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा? मैंने क्या लिखा कि इसके पास से कोई एनर्जी का लॉस अगर लॉस हो जाए तो वो एनर्जी कोई और भी लेके जा सकता है। जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, सपोज ये आइस क्यूब को मैंने ऐसे कैच कर लिया होता, तो वो जो एनर्जी का लॉस है ना, वो मेरे हाथ और आइस क्यूब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बात समझ गए? अब मैं ये बात क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि किसी और को ये एनर्जी, तो फिर ये एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके इसी के पास है। और क्वेश्चन भी आपको बता रहा है उसकी हेल्प से कुछ पार्ट क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। तो उस एनर्जी से हमने इसको मेल्ट कर दिया। LF हमेशा 80 ही रहेगा। तो वैल्यू है ना, फिक्स है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमेट्री वैसे बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि हीट 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 कैलकुलेट करते रहो, कुछ नहीं, MS डेल्टा टी करना है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए हीट ट्रांसफर। यहां से आपको थोड़ा मैथमेटिकल चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हेडिंग डालिए हीट ट्रांसफर। इसका कोई यूज नहीं, वो तो ये रिलेट करने के लिए कि हीट और वर्क जो है एक ही जैसी क्वांटिटीज है, तो हमने उनका यूनिट जो है वो सेम कर दिया बाद में, मतलब सेम क्वांटिटी है वो दोनों। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्क। अर्लियर टाइम में जब हीट की कैलकुलेशन हो रही थी तो हम नहीं मानते थे कि ये कुछ वर्क और ये दोनों सेम है, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। ऐसे मैकेनिकल इंजन्स बने जहां पर हीट के थ्रू हम मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए हीट ट्रांसफर। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स और इस तरीके की छोटी छोटी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। ओके, तो अब थोड़ा सा सभी लोग फोकस करें, है ना, एक बोरिंग टॉपिक खत्म हो रहा है। हीट ट्रांसफर मैं ये उतार ही देता हूं। देखो बेटा, क्या कहते हैं, जो अपने पास हीट है ना, वो बोरिंग नहीं है। सिर्फ कैलोरीमेट्री थोड़ा सा हीट लेना देना करते हैं ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। अब आपको पूरा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैथमेटिक्स पूरी आएगी अब यहाँ के बाद अपने पास। ठीक है, हीट ट्रांसफर, KTG, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट आगे आएगा। तो देखिए हीट ट्रांसफर क्या है कि हमारे पास, आपको पता है कि हीट का फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, और हीट उस अमाउंट को ही कहा जाता है जिस अमाउंट में कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व ना हो। तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। तो जो हीट फ्लो है ना, उसके हमारे पास 3 मोड्स हैं, 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हमारे पास जो ये हीट ट्रांसफर चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कि हीट ट्रांसफर होता कैसे है। समझ में आई बात? तो वी हैव 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आपको ये बात तो पता है कि हीट का ट्रांसफर किधर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। लेकिन इसके मोड्स क्या क्या है, मतलब किस तरह से हीट ट्रांसफर होता है,
तो हमारे पास तीन मोड हैं हीट ट्रांसफर के. वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. The modes of heat transfer. First mode is conduction, convection and radiation. इसमें आप पढ़ने वाले हो जब आप हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो जो अमाउंट जाता है, जो एनर्जी जाती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हम उसी को हीट बोलते हैं. और हम उसको कह रहे हैं कि तीन मोड के थ्रू होते हैं, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन. जैसे आपने इनको कैसे कैसे एनालाइज किया हुआ है. जैसे एक बात बताइए, सपोज ये कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहां से गर्म कर रहे हैं. मान लीजिए ये कोई मेटल का पीस है, आप इसको यहां से गर्म कर रहे हैं, तो आपको पता चला है गर्म होते 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 यहां वाली चीज भी गर्म हो रही है. तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहां से हीट का ट्रांसफर यहां तक हो रहा है? हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक हो रहा है. तो हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर, तीन अलग अलग मोड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे जाती है. तो जैसे सपोज आप इसको गर्म कर रहे हो और थोड़ी देर आपको पता चला कि यहां भी गर्म हो रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ है, हीट का फ्लो हुआ है. समझ में आई बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है सपोज, तो आपने इसको गर्म किया, यहां से यहां, 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 हीट जाते जाते हीट यहां तक चली आई है. ठीक है. इसके बाद आपने कभी ऐसा देखा है, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, जब पानी गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, आपको देखा है? तो जैसे हमारे पास जो ये हीट ट्रांसफर है ना, ये वाला, ये एक सॉलिड बॉडी है, इसमें से हम हीट कंडक्ट करने की बात करें. किसकी बात करें? हीट कंडक्ट करने की बात करें. तो यहां पे क्या होता है, जो हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये जो दो तरीके के हीट ट्रांसफर हैं, इसको मीडियम चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हीट ले जाने के लिए अगर आपको मीडियम चाहिए तो आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड है. लेकिन जो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस क्या होती है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नाम सुना है कभी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे ये लाइट है, ये भी हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो हमारे पास जो थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं, उनमें से दो मोड हैं आपके पास, कंडक्शन और कन्वेक्शन. इन दोनों में क्या चाहिए? मीडियम चाहिए. मतलब कोई मीडियम होगा, कोई मटेरियल मीडियम होगा जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा. लेकिन रेडिएशन को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह बिना मीडियम के भी ले जा सकते हैं. लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये दोनों मोड्स में आपको मीडियम चाहिए होता है. अब देखो आप यहां पर, जैसे सपोज अभी आप लोग यहां पर बैठे हो, मान लीजिए हम यहां पर फैन ऑन कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए फैन ऑन कर देते हैं, और एक यहां पर मैंने एक सपोज कोई मेटल का पीस रखा हुआ है, उसको मैं यहां गर्म कर रहा हूं, और मान लीजिए आप यहां पे टच करते हो, आप यहां पे टच करते हो, तो जैसे आपने टच किया तो आपको पता चला कि यहां से हीट आ रही है यहां तक. और अगर आप यहां पे टच करते रहोगे तो कंटिन्यू आपका हाथ क्या होता रहेगा? गर्म होता रहेगा. तो आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक हीट आने में इस मटेरियल का रोल है, यहां मटेरियल मीडियम इन्वॉल्व है. दूसरा, जैसे आप यहां पर बैठे हो और हमने फैन चला दिया, तो पता है फैन क्या करेगा? जो एयर पार्टिकल है ना, वो आपके बॉडी पे फेंकेगा, तो वो बॉडी जो है ना, उससे एयर पार्टिकल्स हीट ले लेंगे. तो जैसे एयर पार्टिकल्स आपके बॉडी से टकराकर आपसे क्या करेंगे? हीट ले लेंगे. फिर ये फैन क्या करेगा पता है? उनको ब्लो करके
एक जगह से दूसरी जगह तक हटा देगा। तो फैन में क्या होता है, जब आप फैन के नीचे बैठे होते हो, फैन चल रहा है, ठीक है, आपके बॉडी पर एयर टच करती है, आपके शरीर से हीट लेती है, और फैन उनको क्या कर देता है, वापस हटा देता है। फिर दूसरे पार्टिकल्स आते हैं, वो आपके बॉडी पे हीट लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे भी ये पार्टिकल्स आपकी बॉडी से हीट लेकर जा रहे हैं, और यहां पे भी यहां से यहां तक हीट आ रहा है, दोनों में मीडियम रिक्वायर्ड है। तो जैसे यहां पर हीट ले जाने के लिए ये एयर मीडियम है आपके चारों तरफ, यस और नो, और यहां पर यहां से यहां तक हीट ले जाने के लिए ये सिस्टम है आपके पास। इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या आपको? इन दोनों में एक फर्क है, जब आप यहां पे देख रहे हो तो आपको इसके मीडियम के पार्टिकल ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही दिख रहे हैं। ये बॉडी ऐसे की ऐसी पड़ी है, आप यहां टच कर रहे हो, आपको दिखता है यहां से हीट यहां से होती 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 यहां तक आ गई। इस मीडियम के पार्टिकल सब ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही है। लेकिन जब आपने यहां पर फैन ऑन किया तो क्या हुआ, आपके बॉडी से एयर पार्टिकल ने हीट ली, और वो लेके खुद एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो इन दोनों मोड्स में आपको मीडियम रिक्वायर्ड है, लेकिन एक में क्या हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही हैं, वो मूव नहीं कर रहे, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह चल रही है। यहां पर मीडियम के पार्टिकल यहां से हीट लेकर इस जगह से किसी दूसरी जगह तक जाएंगे, तो यहां से वहां तक किसका ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन इसमें आपके मीडियम के पार्टिकल भी चले गए, यस और नो। तो मेरे पास क्या कंडीशन हुई, एक कंडीशन तो ये हुई जिसमें मीडियम के पार्टिकल वहीं पर हैं, और एक कंडीशन हुई जहां मीडियम के पार्टिकल खुद ही मूव कर रहे हैं। तो पता है, ये दो मोड्स हैं जिसको मीडियम रिक्वायर्ड है, जिसमें से एक मोड होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही रहते हैं। लेकिन जो कन्वेक्शन है उसमें मीडियम के पार्टिकल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को लेके जाते हैं। और इन दोनों को किसकी रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड है। बिना मीडियम के ये, तो कंडक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड। तो रेडिएशन के क्या फंडामेंटल्स होते हैं उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। और अगर हम हमारे सिलेबस में बात करें तो हमारे सिलेबस में मेनली कंडक्शन एंड रेडिएशन है। इसकी सिर्फ डेफिनेशन है अपने सिलेबस में। हालांकि जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां हीट ट्रांसफर हम लोगों ने क्या है कि पूरा एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है हीट ट्रांसफर। तो उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन के भी लॉज होते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, उसकी किस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ कन्वेक्शन नहीं है। तो कन्वेक्शन का हम सिर्फ क्या बात करेंगे, सिंपल डेफिनेशन। कंडक्शन का मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे सिलेबस में है, और रेडिएशन में जो पूरा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है वो सब हमारे सिलेबस में है। क्लियर और नॉट? तो वी हैव 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, वन इज कंडक्शन, अदर वन इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। किसको मीडियम चाहिए, रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए। बात समझ में? अब जो कंडक्शन है उसमें हीट कंडक्ट कैसे होती है, तो क्या होता है, जैसे ये मीडियम है, सपोज ये एक रॉड है या कोई दीवार है, कुछ भी हो सकता है, यहां से ये पूरी ठोस है, पूरी सॉलिड है, यहां पर आपने एक हीट रिजर्वॉयर लिया हुआ है जो एनर्जी हाई एनर्जी, वो हीट इधर सप्लाई करेगा। हीट किधर सप्लाई होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये क्या करेगा, ये इसको हीट प्रोवाइड करेगा। तो ये मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना, वो अपने लेफ्ट साइड से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और अपने राइट वालों को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफर कैसे होता है पता है, जैसे इधर वाले पार्टिकल्स और इधर वाले पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल्स एनर्जी इधर से लेंगे तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो पार्टिकल्स इस तरह से क्या करते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर वाला पार्टिकल वाइब्रेशन से एनर्जी रिसीव करेगा, फिर ये ऐसे, ये एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, इसको,
फिर ये इस तरह से हिलते हिलते वाइब्रेट करते करते क्या करेगा, ये अपने बगल वाले को, तो इधर से एनर्जी मिली, फिर ये ऐसे ऐसे करते हुए अपने बगल वाले को, फिर ये बगल वाले को, फिर ये बगल वाले को, लेकिन ये ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही इस तरह से थर्मल एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी एक से दूसरे में क्या करते जा रहे हैं, ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो जो आपका कंडक्शन होता है, कंडक्शन में मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, ऑलमोस्ट वो वहीं रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो मॉलिक्यूल्स वहां पर क्या कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट। और वाइब्रेट करने का मतलब है कि वो एक तरफ से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनर्जी, तो वो जो ट्रांसफर करने का तरीका है उसमें वो अंदर ही अंदर इस तरह से थर्मल एजिटेशन में, और वो एक से दूसरे में क्या करते जा रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि वो आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम बोले कि मीडियम के पार्टिकल्स वो अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं थोड़े थोड़े, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, समझ में आई बात, लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो अपने जगह पे ही है, ये अपने जगह पे, सब अपने अपने जगह पर है इस तरह से, लेकिन एक से दूसरे को क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ये किस में होता है, कंडक्शन में। कन्वेक्शन तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, मीडियम के पार्टिकल हीट लेके वहां से अगर वो मॉलिक्यूल्स अपने आप चले जाते हैं तो उनको तो हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, और अगर किसी ब्लोअर या किसी फैन के थ्रू आपको भगाना पड़ता है उनको, तो उनको हम लोग कहते हैं कि फोर्स्ड कन्वेक्शन है। क्या है, जैसे आपने ब्लोअर यूज किया या फैन यूज किया तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और दोनों को मीडियम रिक्वायर्ड होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो वी हैव 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन कौन से मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहला हेडिंग डालिए, अभी सब आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, अभी सब आ जाएगा, अभी जस्ट कहानी सुनो पहले। तो पहला हेडिंग डालिए, कंडक्शन। देखो अभी किसी ने पूछा है कि सर कितना हीट जाएगा आएगा, वो सब कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, वो सब लॉ है, इसके पीछे लॉज हैं, वो सब हम बताएंगे। अभी आपको जस्ट मोड समझना है कि मोड क्या है। 3 तरीके के मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो लिखो, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच, conduction is the mode of heat transfer in which the material medium is required in which the material medium is required and when thermal energy या when heat is transferred and when heat is transferred from one place to another place, when heat is transferred from one place to another place, then particles of medium are particles of medium are almost at their same location, are almost at their same location
and heat is being transferred from one place to another place. मतलब कंडक्शन में क्या चाहिए होता है आपको? मीडियम चाहिए, लेकिन मीडियम के पार्टिकल ऑलमोस्ट अपनी सेम लोकेशन पे ही रहते हैं, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखे, इन माइक्रोस्कोपिक लेवल the molecules are under thermal vibration. The molecules are under thermal vibration and the energy is transferred from one place to another place. ठीक है, किसी ने पूछा है कि सर ये वाइब्रेशन कौन से फोर्स से होता है? देखो इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जो कोई सिस्टम होता है ना, हमने पहले दिन ही बोला था कि वो सिस्टम जहां पर क्या होता है, थर्मल एजिटेशन या रैंडमनेस होता है, वो क्या शो करता है? टेम्परेचर। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दुनिया में कोई भी चीज आपको दिख रही है, वो रुकी हुई नहीं है, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं रैंडमनेस। बात समझ में आया कि नहीं? वो आपको ओपन आई से दिखाई, तो वो मोशन इन्वॉल्व है, थर्मल एजिटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे मत बोलो कि इसके पीछे फोर्स कौन सा इन्वॉल्व है, वो ऐसे ऐसे थर्मल इफेक्ट है ये। तो इस तरह से वो थर्मल एजिटेशन कर रहे हैं। ये एक अलग से चीज अब आप पढ़ रहे हो ना कि थर्मल इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर्स की जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? जहां पर रेंडमनेस होती है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इस तरह से कर रहे हैं। अब पता है एक से दूसरे में कैसे जाएगा? जैसे इसके एनर्जी कम है तो इनके वाइब्रेशन का ऑर्डर थोड़ा कम होगा, इनकी अगर एनर्जी ज्यादा है तो इनके वाइब्रेशन का ऑर्डर थोड़ा, तो इससे इसमें क्या होगा? एनर्जी, फिर इससे बगल वाले में, फिर इससे इसमें, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जो गई है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो गई है, उसमें मटेरियल मीडियम ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही है। वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे 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 एनर्जी चली गई। समझ में आई बात? सेकंड डेफिनेशन लिखो, कन्वेक्शन। देखिए, इन कन्वेक्शन ऑल्सो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। इन कन्वेक्शन ऑल्सो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो कन्वेक्शन को भी क्या चाहिए? अगर आप कह दें कि दो बॉडीज के बीच में वैक्यूम है, तो फिर ना तो वहां कन्वेक्शन हो सकता है और ना ही वहां कंडक्शन हो सकता है, क्योंकि क्या चाहिए आपको? मटेरियल मीडियम तो दोनों के लिए चाहिए। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो लिखो, इन कन्वेक्शन द मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड ड्यू टू द movement of particles of medium and due to the movement of particles of medium
from one place to another place, the heat transfer takes place. The heat transfer takes place. दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। या एक ही बात है, कोई खास बात नहीं, लिखो चाहे मत लिखो। कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो किसी जगह पर थर्मल एनर्जी से मान लीजिए डेंसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल अपने आप डेंसिटी की वजह से मान लीजिए वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करने लग गए। तो जैसे मान लो ये कोई जगह है, यहां पर आपने क्या किया, कुछ हीट वीट प्रोवाइड किया और ये मॉलिक्यूल्स हाई डेंसिटी से किधर जाना शुरू कर दिए, लो डेंसिटी की तरफ। तो क्या होगा, अगर कभी ऐसा हो कि अपने आप मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं, तो उसमें डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अपने आप मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाएंगे। आपको किसी ब्लोअर की नीड नहीं है, किसी ब्लोअर की नीड, अपने आप डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? और जो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपको ब्लोअर चाहिए। जैसे आप बैठ के क्या कहते हैं, फैन के सामने फैन ऑन करके, तो फैन क्या कर रहा है आपके लिए, वो मॉलिक्यूल्स आपके चेहरे पे फेंक रहा है, वो आपसे हीट लेके फिर उनको वहां से हटा रहा है। तो वो जाता जा रहा है, दूसरा आते जा रहा है, फिर जाते जा रहा है, फिर आते जा रहा है। उनको भगाने का काम कौन कर रहा है? जो फैन है या जो ब्लोअर है वो उसको भगाने का काम कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो कन्वेक्शन में जब वो अपने आप होता है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। और जब हमें इसमें कोई ब्लोअर एटसेट्रा यूज करना पड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन। लिख लो, देखो, इफ convection is found, if convection is found due to density difference, if convection is found due to density difference, then this is called natural convection. This is called नेचुरल कन्वेक्शन। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं नेचुरल कन्वेक्शन का। और दूसरा लिखे एक लाइन छोड़ के कि when blowers are used for convection, when blowers are used in convection, this is called forced convection. ओके ओके। अब देखिए जो नेचुरल कन्वेक्शन का एक एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे सी में क्या होता है, जैसे होता कैसे है उसका तो खैर बहुत सिंपल सा पार्ट है कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, मूवमेंट होती है। तो पहले तो ना एक कंडीशन आप ध्यान रखना कि जो हमारा वाटर है, किसका, वाटर, तो अगर हम वाटर के डेंसिटी की बात करें तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वैसे एक्चुअल में हम बताएं, हम लोग जनरली क्या मानते हैं कि कोई भी सिस्टम जो होता है उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी डिक्रीज करती है। लेकिन वाटर में एक खास बात है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है। अब ये प्रॉपर्टी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
ये प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी बढ़ती है और फिर घटती है। तो आपको एक नेचुरल कन्वेक्शन बताता हूं। जैसे मान लो ये सी है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास विंटर का सीजन आ रहा है। तो पहले पता है क्या होगा, मान लीजिए अभी ना टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? तो मान लीजिए अभी पूरा एनवायरमेंट 20 डिग्री सेल्सियस पे है और एकदम से एनवायरमेंट थोड़ा ठंडा हुआ। तो थोड़ा ठंडा होने पे अभी पूरा 20 डिग्री पर है, तो जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, इस पोर्शन से क्या होगा कि जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है एनवायरमेंट, तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर ठंडी होगी। तो मुझे बताइए, पहले वो 20 डिग्री पे था, मान लो आपका एनवायरमेंट 16 डिग्री पर है, तो ये ऊपर वाली लेयर किस पे आ जाएगी? 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होगी। तो जैसे ही 20 से 16 पर आएगा, क्या डेंसिटी ज्यादा है? तो जैसे ऊपर वाली लेयर ठंडी होगी ना, नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर अभी ज्यादा है, ऊपर वाले का कम है, तो ये अपने आप ये पार्ट नीचे चला जाएगा और ये पार्ट ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही ऊपर वाला पार्ट ठंडा हुआ तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो ज्यादा होने की वजह से ये यहां से यहां, तो एक तो ये कन्वेक्ट भी हो रहे हैं नीचे की तरफ। आप ऐसे कह सकते हो कि यहां से एनर्जी लेके नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, उन्होंने एनर्जी लेके एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरा का पूरा 16 डिग्री पे नहीं आ जाता। तो ऊपर वाली लेयर 16 पे आके नीचे बैठ जाएगी, फिर ऊपर वाली लेयर जो 20 पे थी, फिर वो फिर 16 पे आएगी, फिर बैठ जाएगी, ऐसे घूमता रहेगा पानी। नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है ऊपर से नीचे। अब मान लो पूरा टेम्परेचर कितना हो गया? 16 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या होगा? मान लीजिए 16 से 10 पे आ गया, तो पहले ऊपर वाली लेयर कितने टेम्परेचर पे आ गई? 10 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेंसिटी पहले से, क्योंकि नीचे वाले जो हैं वो 16 पर हैं, ऊपर वाले 10 पर आ गए, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी की वजह से ये नीचे बैठ जाएंगे, ये लेयर ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे पूरा घूमते घूमते पूरा पानी कितने टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएगा? तो सोचो वो अपने आप कन्वेक्ट हो के पूरा पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, ऐसा कब तक चलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब मान लो एनवायरमेंट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो सारा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? मान लो ऊपर का टेम्परेचर अब 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया हमने, तो पता है क्या होगा? अभी जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? ऊपर वाला पार्ट, तो ये जैसे आया 3 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको पता है क्या 4 डिग्री सेल्सियस का तो डेंसिटी ज्यादा है और 3 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी कम है। तो ऊपर का टेम्परेचर कितना बन गया? 3 डिग्री सेल्सियस। अब वो पूरा पार्ट ऐसे नहीं घूमेगा, नीचे 4 डिग्री का पानी रहेगा, ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस का पानी रहेगा। और मान लो ठंडा करते जाएं, तो हमारी फ्रीजिंग कहां से स्टार्ट होगी? ऊपर से। फ्रीजिंग कहां से स्टार्ट होगी? ऊपर से स्टार्ट होगी। और नीचे का पानी कितना टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऊपर से बर्फ जमना स्टार्ट हो गई, लेकिन नीचे का पानी अभी भी क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ के जो जीव जंतु होंगे उनको 4 डिग्री सेल्सियस पे रहने के लिए नीचे वाटर अवेलेबल होगा। ऊपर से आइस जम रही होगी, लेकिन नीचे उनको 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर अवेलेबल होगा। किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि 4 डिग्री तक तो ऐसे पूरा सिस्टम घूम रहा था, सारा डेंसिटी पूरा बराबर होते जा रहा था 4 डिग्री तक, लेकिन अब 4 डिग्री से कम टेम्परेचर पर डेंसिटी क्या होगी? कम। तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा आइस जो है वो ऊपर से जमना शुरू होती है, फिर जमते 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 क्या होगा, जब तक ये पूरी जमेगी उससे पहले फिर से गर्मी का टाइम आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो जीव जंतु होंगे रहने के लिए, उनको 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर नीचे अवेलेबल होगा, वो पूरा 0 तक कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम तो सिर्फ कन्वेक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होता है। तो आपने क्या नोटिस किया, जब ये 20 डिग्री पे था, तो जैसे ही ऊपर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो ये कहां चला गया? नीचे। ये नीचे चला गया और ये वाला पार्ट ऊपर आ गया। तो ऐसे जब तक पूरा का पूरा 16 डिग्री पे नहीं हो जाएगा तब तक 16 डिग्री चलता रहेगा।
फिर एनवायरमेंट 10 डिग्री पे आ गया तो पूरा 10 डिग्री बनेगा, फिर 4 डिग्री तक आ गया। 4 डिग्री के बाद क्या होगा, ऊपर से ठंडा होगा और नीचे की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अब ये मूव नहीं करेंगे, ऊपर से ये ठंडा होने लगेगा, तो जो फ्रीजिंग होगी वो ऊपर से स्टार्ट होगी। बात समझ गए? तो एक नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है ये, कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट ठंडा होता है अपने आप पानी ऊपर और नीचे कन्वेक्ट करता रहता है हीट को, और पूरा जो सिस्टम है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक, समझ गए क्या? मतलब ये टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा तो ये लेयर नीचे चली जाएगी, दूसरी लेयर ऊपर आ जाएगी, फिर वो ठंडी होगी, फिर लेयर नीचे चली जाएगी, फिर ये ऊपर ठंडी होगी, इस तरह से। और फोर्स्ड कन्वेक्शन तो दिन भर आप लोग करते ही हो, जैसे फैन ऑन करते हो, क्या ये फोर्स्ड कन्वेक्शन। कैसा है? क्योंकि आपको ब्लोअर्स यूज करना पड़ा है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने। कभी आप लोग कभी पानी गर्म करते हो, कभी उसको ध्यान से देखना, ऐसा लगता है नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, देखा है क्या? यस और नो? देखा है? तो उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है। तो जैसे आप किसी चीज को नीचे से बर्नर से गर्म कर रहे हैं, तो यहां पर पहले डेंसिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से पूरा चलते रहता है। क्लियर है क्या? थर्ड लिखिए रेडिएशन। हम लोग कंडक्शन और रेडिएशन के मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करेंगे, पहले एक बार रेडिएशन लिख लो। लिखिए रेडिएशन। देखो, इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन दिस मोड ऑफ, in this mode of heat transfer, material medium is not required. In this mode of heat transfer, material medium is not required. ठीक है? नोट पे अंडरलाइन कर लो, है ना? नोट पे बहुत अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना। मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, लिखो, दिस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, this kind of heat transfer takes place through electromagnetic waves. थ्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हालांकि आपको पता है एक लाइन में बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरी 12th इसी को समझने में निकाल दोगे आप। इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक और वेव, ये टोटल 7 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, एंड लास्ट में ईएम वेव्स आएगा। तो जब 7 चैप्टर पूरा समझ लोगे तब जाके कहीं आपको इसमें जो शब्द यूज हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। पूरा 12th यही है एक तरह से, समझो। तो फिलहाल आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ होता है। लाइट भी क्या है हमारे लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज है, विजिबल रेंज जानते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, जानते हो? तो हम लोग लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, किसके? तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये बहुत बड़ी रेंज होती है, बड़ी रेंज होती है। जैसे इसमें एक्स रेज भी आते हैं, गामा रेज नहीं, कॉस्मिक रेज नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। एक्स रेज, गामा रेज, ये सब पढ़ाया जाएगा। एक्स रेज, गामा रेज, उसके बाद आपके पास होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, जो विजिबल, जो हमें ओपन आई से दिखाई देता है। उसके बाद क्या कहते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अगर आपने कॉस्मिक कुछ पढ़ा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो पार्टिकल्स ही होते हैं। क्या होते हैं?
पार्टिकल्स होते हैं। तो जो ईएम वेव्स हैं वो मैंने स्पेक्ट्रम बोला आपको, कहां से, गामा रेज से लेके रेडियो वेव्स तक, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो पता है जो रेडिएशन है उसमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता है ईएम वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख लो, देखो, टू ट्रेवल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल, रेडिएशन वैक्यूम में हो सकता है, यही हम बोल रहे हैं, मटेरियल मीडियम नहीं है ना वैक्यूम का मतलब। तो वही मैं लिखवा रहा हूं कि टू ट्रेवल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि इसके बारे में हम आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे, स्टीफन लॉ है और बहुत सारे लॉज हैं। अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। पता है ये थ्योरी क्या कहती है, रेडिएशन जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो ईएम वेव्स के थ्रू चला जाएगा, उसको रास्ते में कोई मीडियम रिक्वायर्ड, जैसे मान लो दो बॉडीज रखी हुई हैं और उनके बीच में वैक्यूम भी है, तो भी ईएम वेव की हेल्प से एक से दूसरे में एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब ईएम वेव्स के थ्रू एनर्जी एक से दूसरे में जाती है तो इस मोड को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, पता है दुनिया में कोई भी चीज अगर वो जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे है, जीरो एब्सोल्यूट मैंने आपको बताया था ना, एब्सोल्यूट जीरो जो हमारा केल्विन स्केल पे जो जीरो आता है, जीरो केल्विन, तो हमने वहीं से टेम्परेचर को डिफाइन करना भी शुरू किया है। तो अगर किसी बॉडी का कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो वो बॉडी रेडिएट कर रही है, क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। मतलब अभी आपके सामने ये बेंच है, पता है इसका कुछ टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर के बराबर, प्रैक्टिकली देखो तो ये अभी रेडिएट कर रही है, क्या कर रही है, तो रेडिएट करने का मतलब इसमें से ईएम वेव्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, ईएम वेव्स। तो आप कहोगे सर हमें दिखाई तो दे ही नहीं रहा कि इसमें से कुछ वेव्स निकल भी रही हैं क्या, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं है, विजिबल वाला नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उसमें से एक ही पार्ट आपको दिखाई देता है, कौन सा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो स्पेक्ट्रम में यही दिखता है, इसके अलावा हमें और कुछ दिखाई, आपको पता है ये जो बेंच है इसमें सभी इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही हैं, क्या निकल रही है, इंफ्रारेड। तो दुनिया में कोई भी बॉडी हो अगर वो किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो वो बॉडी रेडिएट कर रही है, अभी मैं भी रेडिएट कर रहा हूं, मेरे अंदर से भी ऊपर से ईएम वेव्स निकल रही हैं इस समय पर। तो ये लॉ है कि कोई भी बॉडी जब कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हो, एब्सोल्यूट जीरो समझते हो, जीरो केल्विन के अलावा, मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर केल्विन स्केल पे नॉन जीरो है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी का कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और अगर कोई बॉडी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो वो रेडिएट कर रही है, क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। जैसे मैं हूं अभी, मेरा कोई टेम्परेचर है, मेरी बॉडी रेडिएट कर रही है, लेकिन वो जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं, रेडिएशन जो बाहर निकल रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो किस रेंज के हैं, वो विजिबल रेंज के नहीं है। अगर कहीं से रेडिएशंस जो एमिट हो रही है वो विजिबल रेंज की हो तो वो आपको दिखाई देगी, जैसे सन है, वहां से आपको व्हाइट लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, आ रहा है क्या, तो वहां से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो विजिबल रेंज की है। जैसे आपके पास पहले बल्ब है, बल्ब बल्ब का फिलामेंट गर्म हो जाता है, फिर उसमें से क्या होता है, रेडिएशंस बाहर निकल रही है, तो क्या होता था, बल्ब में जो फिलामेंट है वो किसी टेम्परेचर पे चला जाता है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे चला जाता है कि उसके विजिबल रेडिएशंस निकालने लग जाता है, क्या करने लग जाता है। दुनिया में कोई भी बॉडी अगर किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो वो रेडिएट कर रही है, इस समय पर ये चौक भी रेडिएट कर रहा है, समझ आई बात। तभी आपने सुना होगा इंफ्रारेड गॉगल्स आते हैं, तो वो किसको सेंस करते हैं, उसमें ह्यूमन जो है उनको दिखाई देते हैं ग्रीन ग्रीन, मूवीज में देखा होगा आपने, जैसे कुछ कभी नहीं देखा है ऐसा, जैसे मान लो कोई चश्मा लगा लिया उनको नाइट विजन के लिए, हाँ,
तो नाइट विजन के लिए उन्होंने क्या लगाया, तो क्या है, हम लोगों की बॉडी क्या कर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकाल रही है। तो क्या होगा, जैसे वो लगाएंगे उससे आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि वो जो चश्मे हैं वो किसको सेंस कर पा रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हम लोग की बॉडीज, ये सब चीजें अभी यहाँ जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। हालांकि इसमें कुछ लॉ है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक बॉडी लगभग हर वेवलेंथ को एमिट करती है, बट उसमें जो ज्यादा इंटेंसिटी में जो एमिट होता है उसका इफेक्ट दिखाई देता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो सिंपल वे में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी हम लोग भी रेडिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी बॉडी अगर किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो वो क्या करती है, रेडिएट करती है। तो हम लोग जो रेडिएट कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसको जाने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। बात समझ में आया? तो रेडिएशन में कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो हमारे पास 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में मटेरियल मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में मटेरियल मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन में मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। कंडक्शन में एक जगह से दूसरे जगह तक जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो मीडियम के पार्टिकल ऑलमोस्ट अपनी जगह पे ही हैं, और जिधर हीट का फ्लो हो रहा है उधर उनका नेट डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो है। मैंने क्या लिखा है, दे आर एट देयर लोकेशन, वो जिस जगह पर है वो वहीं पर है ऑलमोस्ट, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि मटेरियल मीडियम तो चाहिए, लेकिन मीडियम के पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, और अगर मतलब उनका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है कन्वेक्शन में, और एक जगह से जब वो दूसरी जगह तक जाते हैं तो उसको जाने के लिए अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन, और अगर उनको कोई ब्लोअर्स यूज करना पड़ता है तो हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। और जो हमारा रेडिएशन होता है उसमें कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अब हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग जा रही है लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक है, ऐसे देख रहे हो तुम लोग जैसे बेल लग गया है। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। बस इस लॉ में क्या है, तो आप समझते हो लॉ का मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो यहां पर जो लॉ ऑफ कंडक्शन है, तो जैसे आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है या एक कंडक्टिंग मीडियम है जो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करेगा, है ना, हीट को कंडक्ट करेगा। तो जैसे सपोज ये मीडियम है, तो ये लॉ क्या बताता है कि जैसे आप सबसे पहले आप एक स्मॉल थिकनेस कंसिडर करेंगे उस मीडियम में। क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल थिकनेस। तो जैसे ये x है और x से लेके x प्लस dx, तो ये आपके पास एक dx विड्थ का क्या है, एक कंडक्टिंग मीडियम है। तो ये कंडक्टिंग मीडियम पता है हीट ट्रांसफर कब करेगा, जब इसके इधर और इधर इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। मतलब ये और ये, अगर इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो ये मीडियम क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा एक तरफ से। तो ये जो लॉ है ना, वो हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बताता है। क्या बताता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, एच क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। पहले तो ये बताओ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब कितनी हीट पर यूनिट टाइम में जा रही है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब क्या, कितनी हीट यूनिट टाइम में जा रही है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, किस रेट से हीट जा रही है इसके बारे में बात हो रही है।
तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहां पर ये जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यहां पर कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये दूसरा मीडियम जो है, तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। मतलब जो कंडक्टिंग मीडियम है ना, जो यहां से हीट यहां ट्रांसफर होगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। तो पहली बात तो ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा रेट से हीट का ट्रांसफर होगा। और दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ dt बाई dx। माइनस क्यों आ रहा है अभी मैं आपको समझा दूंगा। दूसरी चीज ये क्या बता रहा है, dt बाई dx जो है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो dt बाई dx मतलब यहां से यहां जैसे हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला कि टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो ये लॉ क्या कहता है, मान लीजिए कि किसी x डिस्टेंस का टेम्परेचर T है और x प्लस dx का टेम्परेचर T प्लस dt है। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर ये dt नहीं हो, जीरो हो, तो क्या होगा, h जीरो हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो उन्होंने क्या पता किया कि dt बाई dx कुछ होना चाहिए, मतलब x के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन होना चाहिए। तो x के साथ जिस रेट से बाई dt, dy बाई dx का मतलब क्या होता है कि y का x के रेस्पेक्ट में चेंजिंग का रेट क्या है। तो उसी तरह से dt बाई dx का मतलब डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में चेंजिंग का रेट क्या है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस के साथ अगर टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस है, तो टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफर होगा। तो इस क्वांटिटी का नाम क्या है हमारा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहां मैंने माइनस कुछ लगाया है, वो भी किसी चीज को इंडिकेट करता है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो कितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है और कितना उसका डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में किस रेट से वेरिएशन हो रहा है। इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे। और जब हम इसको इक्वल टू में बदलते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है इनटू a माइनस dt बाई dx। ये क्या है, कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है। तो एक मिनट इधर देखो, चाहे मत लिखना, h इक्वल्स टू कितना होगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस ऑफ के ए dt बाई dx। तो पहली बात जो ये आप के देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है, ऑफ द मटीरियल। तो लॉ ऑफ कंडक्शन क्या कह रहा है कि आप जिस दो पास पास के में हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हो, तो हीट ट्रांसफर जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, एक तो कितना एरिया है, किस एरिया से हीट क्रॉस कर रहा है, दूसरा उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। बाहर मैंने एक माइनस लगा रखा है, वो मैं समझाऊंगा वो क्या चीज है। और ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जब हम उसको इक्वल टू में बदलते हैं तो दैट इज माइनस के ए dt बाई dx। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, वो इसको पता है एज अ अननोन हम किधर दिखाते हैं, x से x प्लस dx की तरफ। किस तरफ, x से। अच्छा कोई ये मत सोचना कि सर ये क्यों, ये लॉस है, प्रैक्टिकल करके आया है, समझ में आ रही बात। तो यहां से h इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx, ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। चलो अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं खराब कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग ऐसे देख रहे हो जैसे ब्रेक गया हमारा, तो फिर मैं माइनस के बारे में नेक्स्ट क्लास में है। अच्छा तो इधर देखिए, ये माइनस के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अभी इसको मत सोचना। और ये जो k है ना, ये कांस्टेंट है और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। जैसे मान लो कॉपर आ गया और एल्यूमिनियम आ गया या कोई और मटेरियल आ गया, तो सेम ए और सेम dt बाई dx के लिए भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिफरेंट डिफरेंट होता है।
तो अलग अलग सब्सटेंस के हिसाब से के की वैल्यू अलग आती है। तो ये कोई के जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये किस पर डिपेंडेंट है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये माइनस क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। तो मैंने जो होमवर्क दिया हुआ है ना, 6 क्वेश्चन है, कितने? ठीक है, और ऐसा करना आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारा एक्सरसाइज 4 लेवल 2 सेंटर ऑफ मास, उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन करके लाना है। एक्सरसाइज 4 लेवल 2 फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।